चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। सो द class of the day is regarding the what is the position of minor in the partnership act, and this question, that is section 30, this question is very very important for your mains. लिख लीजिए, मेंस के लिए आपको अबाउट 10 क्वेश्चंस करने हैं केवल, and you will see the questions from those parts, section 28, 30, implied authority, section 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरीके से आपके मुश्किल से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। 10 क्वेश्चन कर लीजिए, छाप आइए। इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर द मेंस। तो 8 या 10 क्वेश्चन बनते हैं कोई से भी एग्जाम हो, वेदर इट इज द दिल्ली जुडिशरी और इट इज हरियाणा, पंजाब और अदर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, टू नेम एनीथिंग। You just learn these 10 questions and forget at least partnership act। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सेक्शन 30 is one of the most important questions for your mains। तो this is the importance, and naturally you can expect at least one question in your prelims exam as well। सेक्शन 30 is very important। जैसे मैं अपने बारे में बताता रहता हूँ, मैं कैसे करता था। पार्टनरशिप एक्ट के मैंने कभी भी सारे सेक्शन कभी भी नहीं किए, वो क्वेश्चंस किए जहां से लगभग जो 10 क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आते हैं, तो 10 में से लगभग 5 क्वेश्चंस तो मेरे प्रीलिम्स में आपको वहीं से मिल जाते हैं। जो मैं आपको 8-10 सेक्शन करवा रहा हूँ ये मेंस वाले, वहां से ही 50% क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब बचे 50% अदर्स, तो वो छुटंकी फुटंकी बातें हो गई, डेट ऑफ एनफोर्समेंट हो गया, हेडिंग्स हो गई, उस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 70 to 80% क्वेश्चन पार्टनरशिप के हो गए, मोर देन एनफ है। क्यों? 100% परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने और सब्जेक्ट्स को रखा हुआ था, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके सब्जेक्ट्स को। तो वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और इन सब्जेक्ट्स को जैसे पार्टनरशिप, जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जैसे हिंदू लॉ, जैसे मुस्लिम लॉ, इन सभी सब्जेक्ट्स में उतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं, उसमें केवल मेंस वाली, मेनली मेंस की पढ़ाई, और मेंस से ही उसी से ही काफी क्वेश्चन प्रीलिम्स से बन जाते हैं, और थोड़ा सा एडिशंस, थोड़ा सा मोटा मोटा देख करके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन गए इसमें। तो ये तरीका होता है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा सब, मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई हमें कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, कल भी मेरी जैसा आपसे बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट वही है कि आपको पढ़ना कितना है और कैसे पढ़ना चाहिए। यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ने में अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। अभी भी आप कभी भी रिसर्च मोड में मत आइएगा। हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी खोज करके लाते हैं प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ करके कि वो ऐसा लगता है कि पीएचडी के में पहुंच गए वहाँ पर, वो हमारे एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। So please take care of this while preparing for the judicial services. You should study as per the requirement of the exam। मेंस से क्वेश्चन देखिए, मेंस में कैसा क्वेश्चन है सेक्शन 30 पर, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 30 को कवर कर लेंगे। ये ऐसे ही होता है हमेशा। तो प्लीज कीप these words in mind, and with that in mind, we start the topic, that is what the section 30, position of the minor। And to understand this now, we will have to go back to section 4। So first of all, please go to section 4। Partnership is the relation between persons who have agreed blah blah blah। So from there itself, यहीं से हमारी यही लाइन हमारे काम की है। एंड सेकेंड लाइन, 5th लाइन, section 5, this is section 5, partnership arises from the contract। So these are section 4 and section 5। हम लोग पहले वो डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उतना डिटेल में समझाने की जरूरत है, केवल रेफरेंस की बात है। section 4 read with section 5 says what? Section says what? This is section 5 clearly says that partnership arises from the contract। और यहीं से क्या निकलेगा? सेक्शन ऐसे देखते हैं, बोर्ड पे देखिए आप, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स व्हाट? सेक्शन 10 ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 विल बी एप्लीकेबल हेयर। इट सेज व्हाट? इट सेज व्हाट? parties should be competent to contract। ठीक है नहीं?
पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तभी करेंगे। क्यों? कि जो बेसिस है आपका, जो क्या देखिए, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, ये वर्ड क्या, अराइजेस, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट। लेकिन अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, इफ दीज पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट, then the agreement itself will be void। ये एग्रीमेंट ही अपने आप में void हो जाएगा। तो what, इसी से क्वेश्चन निकलता है कि what is the position of minor, whether minor can be a partner, number one, if not, what will be the position of the minor in a partnership, whether he can hold any position in the partnership। there are two questions, क्या कह रहा हूं मैं, टू क्वेश्चंस हो गए। नंबर वन, वेदर ए पार्टनर, वेदर ए माइनर कैन बी द पार्टनर और पार्टनर इन ए पार्टनरशिप। नंबर टू, इफ यस, व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ द माइनर। ये दो बातें हैं आपको। अब क्योंकि हम लोगों ने देख लिया बेस हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर इज इनकॉम्पिटेंट। So if a minor agrees to anything, enters into a contract, that very contract will be void। Suppose you are the minor and we all are the major one, and you enter into a contract with us, regarding the partnership। आप हमसे एक संविदा करते हैं, किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए, भागीदारी के लिए। सो हम लोगों ने कर ली, मान लीजिए नवदीप मैडम माइनर हैं, ऐसे मान लीजिए अक्षिता मैडम मेजर हैं, बाकी सब लोग मेजर हैं, और नवदीप माइनर एंड अदर्स मेजर्स, दे एग्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट कर लिया। ऐसे करते, देखिए इसको मैं लिखता हूं आपके लिए, फिर इससे बिल्डअप होगा आपका। देखिए, देयर आर फ्यू पर्सन्स, ऐसे करते हैं, ए बी सी डी एंड ए माइनर, these are the persons, these all agrees to form a partnership, they all agree to form partnership, fine। agree means there will be an agreement, because he is minor, therefore this agreement will be void, and because this agreement is void, no one can know, this agreement is not enforceable between any of the partners, none of the partner can enforce this partnership deed itself is void। ये पार्टनरशिप डीड ही अपने आप में void होगी, वो जो जहां से वो अंकुर फूटता है पार्टनरशिप का, वो ही जीरो है, तो फिर वो फल कैसे आएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो इन दैट केस। तो यहीं के बैकग्राउंड से है कि एक बात क्लियर हो जाती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर, कि माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, एंड इन दैट रिगार्ड जो माइनर को क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है सेक्शन 30 में। और क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ते आए हैं, उसे माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए जो पोजीशन ऑफ द माइनर वो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ चला गया। दिस इज नॉट अ जनरल रूल। जनरल रूल क्या हुआ कि माइनर इनकेपेबल है। एक्सेप्शन क्या हो गया कि ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। तो ये एक्सेप्शन वाले जितने भी पार्ट्स हैं लीगल प्रोविजंस में, तुम देखना वहां से हमेशा आपको चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन मिलता है, समझे। जनरल रूल से जहां से थोड़ी सी बात अलग होगी, वो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। मैंने आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेस है इसका। अब बढ़ते हैं आगे लेक्चर पे अपने इसमें। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो these are the few questions। discuss the position of a minor admitted to the benefits of partnership। एक बात, what are the rights and liabilities of a minor। कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है इस तरीके से, पोजीशन ऑफ द माइनर पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन लिखेंगे आप, सेक्शन 4 एंड 5A IPA का सेक्शन 4 एंड 5, इसका रेफरेंस जरूर देंगे आप। डोंट जंप इनटू सेक्शन 30 डायरेक्टली, बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 एंड 5 से ही बेस बनता है। क्या कहते हैं,
relationship of partnership arises from contract and not from status, and therefore minor may not be a partner. Why? Because he is incompetent to the contract. ये बहुत सिंपल सी बातें थी. अब इसके उसमें आ जाइए. दिस इज सेक्शन 30 क्लॉज 1. सेक्शन 30 क्लॉज 1 क्या कहता है? दिस इज सेक्शन 30 क्लॉज 1. a person who is a minor, a person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm. ठीक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. but with the consent of all the partners he may be admitted to the benefits of the partnership. यहां से समझ लीजिए बस, ये मैं आपको समझाता हूं. नंबर 1 30 क्लॉज 1 पहला क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन आई विल से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा यहां से. A person who is a minor cannot be a partner, but he can be admitted to the benefits of the partnership. इसको समझिए. He may be admitted to the benefits of the partnership का मतलब क्या है कि you are not full-fledged partner. It means what? You are not participating in the conduct of the business. You are not owning any kind of liability there. You are just taking benefits. केवल आप हैं पार्टनरशिप में, केवल लाभ के लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल तीन चार पार्टनर्स हैं, 1 A to D, A B C D. डी की डेथ हो जाती है. ए और बी से ये एग्री करते हैं इसमें कि जो डी का माइनर बच्चा है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वी कैन एडमिट हिम टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हम उसमें से कुछ एग्रीड बेनिफिट्स उसको हम देंगे. तो इसे कहते हैं एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. व्हेन यू आर टेकिंग इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन समवन जस्ट फॉर द बेनिफिट्स, केवल लाभ के लिए. इसका मतलब क्या हुआ? हानि के लिए नहीं ले रहे हैं उसको आप. नॉट फॉर द लॉस. यू आर टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. इस बात का ध्यान रखना. तो ही इज माइनर कैन बी एडमिटेड टू व्हाट? माइनर कैन बी एडमिटेड टू द benefits of the partnership. प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आएगा? दिस इज क्वेश्चन. यहां से समझिए, देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा with the consent of all the partners. This is the question for a prelims. How a minor can be admitted to the benefits of the partnership. Benefits के लिए कैसे एंट्री कराएंगे? whether it is the consent of majority of the partners, number 1, consent of all the partners, number 2, number 3 as per agreement, number 4 automatically on the death of the father of the minor. इस तरीके से आपके एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं. तो नेवर फॉरगेट, प्लीज हाईलाइट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. दिस इज व्हाट? दिस इज फंडामेंटल क्वेश्चन. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में ना. तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू एडमिट एनी पर्सन हु इज ए माइनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. किसी भी अल्पवयस्क किसी भी अल्पवयस्क व्यक्ति को पार्टनरशिप के लाभ के लिए अगर हमने एडमिट करना है, उसको स्वीकार करना है, तो उसके लिए सभी भागीदार लोगों की, सभी पार्टनर्स की सहमति की आवश्यकता होगी. ऑल द पार्टनर्स. रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप कभी रिवीजन ना कर पाए, कभी बहुत काम होते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पर, तो कम से कम मेरी बातें अभी की याद रह जाएं. तो इट इज ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर. ठीक. एंड ही कैन बी एडमिट टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. एनीथिंग एल्स? यहां तक समझ में आया तो बताइए मुझे. बताइए यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? कम ऑन जय मैडम. नवदीप डावला मैडम, थैंक यू, सही याद दिलाया, इसको लेता हूं मैं. तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, केवल आपको जाननी है एक बार को. अब यहीं से एक टेक्निकल बात निकल करके आती है इसमें. प्लीज रीड द लैंग्वेज अलग. प्लीज रीड द लैंग्वेज अगेन. He may be admitted to the benefits of what? Of partnership. पार्टनरशिप के
बेनिफिट्स के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, एक लॉ पॉइंट बनता है आपके मेंस के लिए, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट कि फॉर द एडमिशन ऑफ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, it is must that partnership must exist at that time। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किसी माइनर को, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किसी माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट करना चाहते हैं, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग देन माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। इसके लिए केस लॉ करना पड़ेगा आपको, और ये आपको मेंस में भी लिखना है, ध्यान रखना। क्या है, ये रहा, देखिए, वी हैव रेड दिस सेक्शन 30 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 1, माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, ये पढ़ चुके हम लोग। इससे क्या निकलता है, ए वैलिड पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट between competent persons before his admission to such firm। समझे कि नहीं समझे, कि जिस समय उस व्यक्ति को जो कि माइनर है उसको आप लाभ देना चाहते हैं, पार्टनरशिप में एंट्री होनी चाहते हैं, या वो माइनर क्लेम कर रहा है, माइनर क्लेम ये कर रहा है कि आई वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, है ना, तो उस समय कम से कम भाई ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि एट दैट टाइम कौन सी पार्टनरशिप। इसी के लिए आपको ये समझिए, इससे समझना आसान होगा आपको। लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम केस। क्या था इस केस में, देयर वर 2 persons, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हाउ मेनी पर्सन्स, 2 persons entered into partnership in 1900 under the style बेनीराम होतीलाल। दिस इज द फर्म नेम। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोगों ने पार्टनरशिप की, नाम रखा बेनीराम होतीलाल। ठीक जनाब, होतीलाल भाई साहब की डेथ हो गई, ही डाइड इन 1920 एंड देयर आफ्टर बेनीराम continued the business। who continued the business, बेनीराम continued the business। so out of 2 minus 1 equal to 1, कितने लोग रह गए, 1 रह गया। क्या एक की पार्टनरशिप हो सकती है, ओनली 1। एट लीस्ट फॉर ए पार्टनरशिप देयर शुड बी हाउ मेनी पर्सन्स, 2 persons। तो यहां पर रह गया भाई साहब 1। यही टेक्निकल बात है इसमें। क्या फैक्ट्स हैं, याद कराया था मैं आपको। केस का नाम लक्ष्मी नारायण बेनीराम। क्या क्या, 2 लोगों ने पार्टनरशिप की। उसके बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ कि जो व्यक्ति जीवित रह गया, यानी कि बेनीराम जीवित रह गया, ही कॉन्टिन्यूड द बिजनेस, लेकिन अंडर द ओल्ड नेम एंड स्टाइल। जो नेम था पहले से, क्या नेम था, बेनीराम होतीलाल। तो फर्म का नाम सेम रखा, अपनी पार्टनरशिप उसने जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूड रखा, और पार्टनरशिप के फंड्स भी यूज किए। समझ रहे हैं आप, 2 लोग पार्टनर हुए, एक की डेथ हो गई, एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस उसी नेम से, उन्हीं फंड से कॉन्टिन्यूड रखा। अब क्या होगा, अब आए होतीलाल के माइनर बच्चे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आफ्टर फादर्स डेथ, पिताजी की डेथ के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद, ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कि जब पिताजी की डेथ हो गई तो मेरा प्रॉपर्टी में इसमें शेयर बनता है, मेरा प्रॉफिट्स में शेयर बनता है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में शेयर बनता है। क्यों, क्योंकि आई वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। 30 क्लॉज 1 में जो एडमिशन होता है, आई शुड बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ना क्वेश्चन यहां पर ये हुआ कि जाहिर बात है डिफेंडेंट मना करेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन ये आया कि वेदर ही कुड बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स और नॉट, क्या ये पॉसिबल भी था या नहीं था कि एक व्यक्ति, कितने लोगों की पार्टनरशिप थी, 2 लोगों की थी, कितने मरे, 1 मरा, जिंदा कितने, 1 जिंदा। उसने क्या किया, बिजनेस कंटिन्यू किया। कौन आया सामने, जो मृतक है उसका माइनर बच्चा आया। क्या क्लेम किया कि मुझे पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया था।
अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा ये, और यही आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी है, मेंस का टेक्निकल क्वेश्चन भी है। plaintiff, that is minor, could not be admitted to the benefits of the partnership. ये possible ही नहीं था, he could not be admitted. Why? As no partnership existed after the death of the होतीलाल। होतीलाल की मृत्यु के बाद में पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्यों? पार्टनर रह गया एक, व्यक्ति रह गया एक, एंड ही कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ होम। किसका भागीदार कहलाएगा वो? जब व्यक्ति ही एक रह गया, तो जब पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर आप उसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं? बेनिफिशियल एंट्री हो ही नहीं सकती। इसी पॉइंट को समझाने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण बेनीराम का, लक्ष्मी नारायण कौन हुआ? ये माइनर बच्चा हुआ, ठीक है। तो ये केस ध्यान रखना, क्या पॉइंट था? ये पॉइंट था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बार बार क्यों कह रहा हूं, मेंस का जब आंसर लिखेंगे आप, तो ये लीगल पॉइंट आपको लिखना चाहिए। देखिए क्या है, ए वैलिड पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन कॉम्पिटेंट पर्संस बिफोर हिज एडमिशन टू सच फर्म। ये वैलिड पॉइंट है। अब ये मैं लॉ पॉइंट क्या बोलता हूं आपको, समझाता हूं आपको। एक बात समझ लीजिए, जब आप तैयारी करेंगे ना, ऐसा करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं ऐसा करता हूं, आप लोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये दिस इज द पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, दिस इज द टेक्स्ट बुक, या ये नोट्स हैं या टेक्स्ट बुक, कुछ भी है ये। तो यहां पर सब कुछ लाइनों के रूप में लिखा मिलेगा आपको। यू रीड लाइक दिस, दिस इज द पेज। कैसे करता हूं मैं, आप कभी भी देखना, जब शुरुआत होगी तो दे विल एक्सप्लेन यू लीगल पॉइंट 1, समझे? यहां पे एक लीगल पॉइंट आएगा, देन देयर विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, वेदर दे विल गिव यू इलस्ट्रेशन और समथिंग, एक्सप्लेन करेंगे उसको, दिस पॉइंट। एंड अगेन देयर विल कम आफ्टर सम टाइम ए लीगल पॉइंट नंबर 2, लीगल पॉइंट नंबर 2 एंड सो ऑन। सो L2, L3, L4, इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक बढ़ती आ गई, ठीक है। तो अब समझदार लोग क्या करते हैं, है ना, जो समझदार हैं, जो समझदार का मतलब इनको सिलेक्शन लेना है, वो वहीं पर उसी बुक पर लिखेंगे L1 लीगल पॉइंट नंबर 1, दिस पॉइंट इज इन्वॉल्व हियर, दिस पॉइंट इज टू बी considered or understood, then they will highlight L2, then they will highlight L3 and so on। तो वहीं पर उनके हाईलाइट के रूप में नोट्स बन के वहां पर है, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को वो रटते रहते हैं बार बार, कीप इन। कि अगर माइनर का केस है, माइनर के पर चैप्टर है, तो उसमें इन पॉइंट्स पर हम लोगों ने चर्चा करनी होगी, शॉर्ट नोट लिखने होंगे, तो ये सारे लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। कन्फेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, एंड सो मैनी, FIR है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, तो उन सभी के लीगल पॉइंट्स यहीं पर होते हैं। जो लोग बहुत समझदार होते हैं, जो कभी फेल होना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा फेल होते हैं, वो कैसे करते हैं? वो सुंदर 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 अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, ठीक, सारे बुक को रंगेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, ये सोच के कि एक आइडियल समय आएगा, एक वो समय आएगा जब भगवान उनको एक तीव्र बुद्धि देगा और वो सारे नोट्स रट रटा करके एज इट इज चेप आएगा। लेकिन वो समय कभी आ ही नहीं पाता, ना तो कभी नोट्स बन पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और जब एक बार नोट्स बन जाते हैं फिर लगता है कि इसमें फिर कुछ कमी रह गई। तो वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है वो इंसान कि उससे बाहर कभी नहीं आ पाता। उसको लगता है कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है, अब मेरे नोट्स बन गए, अब मैं वकालत कर लेता हूँ शुरू, फिर वकालत से यहाँ स्विचिंग करेगा, इस तरीके से। तो आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है ये, कि ये फेल होने के 1000 तरीकों में से एक तरीका ये भी होता है। तो आप इससे बचना, आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम है आपके पास, तो इस तरीके से पढ़ना, हमेशा अपने पास हाईलाइटर रखिए, लीगल पॉइंट 1 2 3 को इस तरीके से हाईलाइट करके और किताब को ही अपनी नोट्स बुक बनाइए। उससे एक्स्ट्रा जो भी चाहिए हम आपको देते ही हैं नोट्स के रूप में, वट एवर इज रिक्वायर्ड आई गिव यू दैट, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, ध्यान रखना। तो L1 L2 करके पढ़ते रहना अभी। इसी तरीके से आपका माइनर के केस में जो अपने चैप्टर पर आते हैं वापस, इसमें ये L1 है आपका, लीगल पॉइंट नंबर 1 था कि पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द एडमिशन, ठीक है। और केस का नाम बेनीराम होतीलाल, सॉरी लक्ष्मी नारायण बेनीराम। कर लेंगे आप लोग,
प्लीज लेट मी नो यहाँ तक आया नहीं आया समझ में आपको, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ती कहानी। Second thing decided in this case that moreover the plaintiff being a minor, he could not enter into a contract with Beni Ram to form the partnership। अगर आप, पहली बात तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब आप ये कहेंगे कि आप ही पार्टनरशिप में एंट्री करके एज ए पार्टनर, तो वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप थे माइनर और यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, सो नो रिलीफ कैन बी गिवन टू द माइनर इन दिस केस। ठीक है जनाब, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पर। सपोज you are a minor and you have been admitted to the benefits of this as per 30 clause 1। 30 clause 1 के हिसाब से now you are the 30 clause 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स के हिसाब से now you have become the, you have been admitted to the benefits। now there will be, you can divide the further discussion into two categories। minors position during minority, एक तो ये होगा कि जब तक आप माइनर रहेंगे तब तक क्या पोजीशन होगी, एंड सेकंड होगा आफ्टर बिकमिंग मेजर। जब आप माइनर नहीं रहते हैं, जब मेजर हो जाते हैं, तब की पोजीशन क्या होगी। इन दो पार्ट्स में आपको इस चैप्टर को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो पहला हुआ एडमिशन, एडमिशन की शर्तें हो गई, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हो गया। Now you will have to discuss what is the position of minor while he is minor। minor के रहते हुए उसकी पोजीशन क्या होगी। यहां से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। आई एम टेलिंग यू, सेक्शन 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना ऐसे क्वेश्चन आपका पेपर बन जाएगा। मेंस के लिए तो है ही है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखो बोर्ड। दिस इज क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 30। such minor has a right, what? right to such share of the property। ध्यान रखना, this is what the property of the firm। दूसरा profits of the firm। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 1 हुआ प्रॉपर्टी में शेयर इन द प्रॉपर्टी। नंबर 2 हुआ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म में एज मे बी एग्रीड अपॉन। गॉट इट, पहले समझिए। सो ड्यूरिंग माइनॉरिटी आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं। सपोज करो शिवम बंसल साहब आप हैं माइनर और मैं हूं एक पार्टनर, और मेरे साथ मान लीजिए अरशान और ये सब भी पार्टनर्स हैं इसमें। तो जितना बेनिफिट्स हमें देना है, 1 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, मतलब परसेंटेज में जो प्रॉफिट्स देने हैं आपको, कि आपकी क्या क्या राइट्स होंगे, वो आपको मिलेंगे एज पर आर एग्रीमेंट। वो तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान रखना कि दोनों चीज में, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ, कौन सा सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में, या फिर प्रॉफिट्स में शेयर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जो एग्रीड होगा उतना आपको शेयर मिल जाएगा, राइट एज पर एग्रीमेंट मिल जाएगा। अब इससे अगली जो लाइन है दैट इज वेरी टेक्निकल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो बहुत ढंग से पढ़ना इस लाइन को। क्या है ये देखो, ये तो एक पार्ट हुआ शेयर इन द प्रॉपर्टी, शेयर इन द प्रॉफिट्स। सेकेंड राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही मे एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी any of the accounts of the firm, any of the accounts of the firm। please see it very very carefully। क्या यूज किया है टर्म यहां पर, any of the accounts। this is not all the files, this is not the files, this is term any of the accounts। प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा ब्रैकेट में अपने, this is any of the accounts। repeatedly I am encircling it। access, inspect and copy, ये आपका पहला राइट था, राइट टू शेयर इन द प्रॉपर्टी, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड राइट, दिस इज नाउ सेकंड राइट मिल रहा है आपको, एक्सेस टू अकाउंट्स। एक्सेस, 3 शब्द यूज किए इन्होंने एंड तीनों को ही आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एक्सेस मींस you can
you can call as a matter of right, please show me the accounts. You can inspect those accounts and you can copy them for your perusal. So 3 words, access, inspect and copy. लेकिन क्या any of the accounts? तो आप कहेंगे सर इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहां पर इसमें जो है डिफरेंस है. कैसे? इफ आई एम ए पार्टनर एंड यू आर ए माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स. तो हम दोनों में जो डिफरेंस है, हम दोनों के राइट्स में जो डिफरेंस है, वही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और वही आपका मेंस का क्वेश्चन है. देखो क्या है. दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ माइनर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर. कैसे? राइट टू एक्सेस की हम बात करें, जब राइट टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी में, इन केस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर हैज राइट टू एनी ऑफ द बुक्स. प्लीज शब्दों को देखिए, एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, while minor has right to access only to the accounts only. सौरभ, बहुत समझ में आ रही है बात. एक है कि I have access to all the documents of the firm as a partner. I have access to all the documents, whether it is the sale purchase और whether it is the even, समझ लीजिए क्या है कि स्टाफ की अटेंडेंस ही देखनी हो मुझे, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, यही भी हो गया. तो उन सब में एज ए माइनर आई हैव नो लिमिटेशन ओवर दैट, आई कैन हैव एक्सेस टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स. बट इफ यू आर ए माइनर, नवदीप डावला माइनर, मैडम आई पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस कंपाउंड में, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए. किस बात के? अरे आई एम एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस. मैडम प्लीज गो टू सेक्शन 30 क्लॉज 2, यू कैन हैव एक्सेस ओनली टू द अकाउंट्स. तो हम आपको अकाउंट्स दिखा देते हैं जिसका आपका राइट बनता है. कह रहे नहीं, मैं तो सब कुछ देखूंगी, मुझे एक एक पेपर देखना है, एक एक डॉक्यूमेंट देखना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आप 18 साल तक की नहीं हो जाती हैं. जब 18 साल तक की हो जाएंगी, जब मेजर हो जाएंगी, तब आप फुल फ्लेजेड पार्टनर बनना और तब आपको ये राइट मिलेगा. तब तक आपको केवल किससे काम चलाना पड़ेगा? अकाउंट से काम चलाना पड़ेगा. और यहीं पर क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है, यहीं पर आप सर पकड़ते हुए आते हैं. क्यों आते हैं सर पकड़ते हुए? क्योंकि जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो जो आपके एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शंस होंगे, उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है. अगर आपने बहुत ढंग से लैंग्वेज पर नहीं ध्यान दिया तो आप ये क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं. तो हमेशा कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? सी दी बोर्ड. प्लीज मेक इट हैबिट कि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए रेलिवेंट पार्ट को हमेशा तो अंडरलाइन कीजिए या राउंड कीजिए. देन यू विल सी व्हाट इज रिटन हियर, एनी ऑफ द बुक्स और अकाउंट्स. फिर मुस्कुराइए. ठीक है? ओहो बेटा, हमें पहले से ही पता था तुम ऐसे करोगे, क्योंकि इससे ज्यादा स्कोप नहीं है कुछ भी. मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको बताया है. अब गलती करके आएंगे, इट विल बी योर फॉल्ट, ध्यान रखना. मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर डालो सारे, जैसे समझाता हूं मैं. उसके बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हो तो मुझसे डायरेक्ट बात करना, ऑनलाइन मेरी बेइज्जती कर देना. शर्त यह है कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे करके आओ आप. ये हो ही नहीं सकता कि जो पढ़ाया हो उतना कर आए इंसान, उस तरह के उसका सिलेक्शन ना हो. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, बन गई सारी फिल्म ये, है ना. जितना पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनको जब मैंने आपको केवल ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैंने आपको ये भी बताया, अगर ध्यान रखा हो आपने, कि आपको गलतियां करने से कैसे बचना है. गलतियां करने से कैसे बचना है, प्रीलिम्स को सॉल्व करते हुए किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, मैंने वो ट्रिक दे डाली आपको. शायद आपने नोटिस करा नहीं करा. उस तरीके को भी ध्यान में रखना, उससे आपकी ह्यूमन एरर्स, जो मानवीय भूल होती हैं, वो नहीं होंगी. कर लेंगे अब? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. अब so basically you have seen this so far. Minor is admitted to the benefits under 30 clause 1, then he becomes entitled to such property of the firm, profits of the firm as may be agreed under 30 clause 2. So this is the relationship between 30 clause 2 and 30 clause 1. सो 30 क्लॉज 1 में आपका एडमिशन हुआ, 30 क्लॉज 2 में आपको बस्ता मिल गया. वैसा समझते हो, स्कूल बैग मिल गया.
स्कूल बैग से क्या मिला आपको? 2 राइट मिले आपको। कौन सा राइट मिला? शेयर इन प्रॉपर्टी मिला, शेयर इन प्रॉफिट्स मिल गया और एक्सेस टू अकाउंट्स मिल गया। ये हुआ 30। 31 में एडमिशन, 32 में बैग ऑफ राइट्स। ठीक, अब अगली इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं हम लोग। तो सौरभ बोस का हुआ एडमिशन। सौरभ बोस इज ए माइनर, ही हैज बीन एडमिटेड अंडर 30 क्लॉज 1। नाउ ही हैज बीन गिवन बेनिफिट्स अंडर 30 क्लॉज 2। बेनिफिट्स कौन से थे आपके? शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉपर्टी एंड एक्सेस टू अकाउंट्स, ये आपके राइट्स थे। एंड व्हाट अबाउट द लायबिलिटी? आप केवल रसोगुल्ला खाएंगे या कुछ आपके कुछ लायबिलिटीज भी होंगी? देन अगेन यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और फिर आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। सो माइनर के डिस्कस करने से पहले हम लोगों को फिर देखना पड़ेगा एज ए पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। एंड देन यू गो टू प्लीज सेक्शन 25। हमने सेक्शन 25 में क्या पढ़ा था? दिस वाज द सेक्शन 25। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड सेवरली विद ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, ध्यान आया आप लोगों को? सो this was the liability of the partner, and it was also that his liability is unlimited and can extend to his personal property as well. In case you are partner, then your liability is joint along with other partners. Your liability may be several. It means third party can sue you individually, and your liability can be unlimited. Even it can extend to your personal property as well. तो वहां पर जो लायबिलिटीज हैं, पार्टनर इज गेटिंग राइट एज वेल एज ओनिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज एज वेल। तो पार्टनर्स के पास दोनों ही हैं, अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, राइट्स भी हैं। व्हाट अबाउट द माइनर? बिकॉज ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, उसको केवल बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया है। तो वेदर ही हैज सम, he will own some liability as per act or not, उसकी liability क्या होगी, और उसी के डिफरेंस पर ए मेजर पार्टनर और एक माइनर who has been admitted to the benefits, इनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है विस विस लायबिलिटी। राइट्स का हमने देख लिया, राइट्स कहां पर बराबर है? एक पार्टनर को भी एग्रीड शेयर इन प्रॉफिट्स मिलेगा, एग्रीड शेयर इन प्रॉपर्टी मिलेगा, वहां पर दोनों के राइट सेम हो गए। कहां डिफरेंस आया था? एक्सेस टू अकाउंट्स, एक्सेस टू ऑल दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, उस पे हुआ है ना, डिफरेंस वहां पे हुआ। यहां पर लायबिलिटीज के बारे में क्या डिफरेंस है? लायबिलिटी में क्या है कि माइनर की लायबिलिटी तो क्या क्या है, क्या क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग? जॉइंट लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी अलोंग विद द अदर पार्टनर्स, सेवरल लायबिलिटी, अनलिमिटेड, मे बी एक्सटेंडेड टू हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। What is the position in case of minor? Who is this minor? Minor admitted to the partnership benefits से। इसमें देखिए क्या है, please this. For that purpose you will have to go to section 30 clause 3। क्या कहता है? Such minors share, please highlight this word, such minors share is liable for the acts of the firm, but minor is not personally liable for any such act. Getting this point or not? समझिए क्या हुआ कि माइनर का जो शेयर है, लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इफ द क्वेश्चन ये आ जाए कि उसकी लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, नहीं लायबिलिटी है, उसका माइनर का शेयर की लायबिलिटी है। एज ए माइनर ही इज नॉट पर्सनली लायबल। इसमें अंतर समझ रहे हैं आप? क्या अंतर है? देखिए इसको ऐसे समझिए आप, गो टू द बोर्ड। क्या अंतर है? देखिए, यू आर ए माइनर, दिस इज द माइनर एंड he has been given 10% share or the benefits in the profits, property and profits, PP। ये इसका शेयर हो गया। कितना शेयर हुआ? 10% हुआ। 10% इन दी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मिलेगा और 10% ही आपको प्रॉफिट्स में से मिलेगा। ये हुई आपका शेयर हो गया। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, पीएफ है, इसकी लायबिलिटी सपोज कीजिए 10 लाख की लायबिलिटी, लोन हो गया इस पर। अब ये गॉट इट। एंड नाउ थर्ड पार्टी टीपी सूज दिस फर्म। थर्ड पार्टी ने इनको सू किया है 10 लाख की रिकवरी के लिए।
तो जो माइनर का जो ये शेयर है 10%, दैट विल बी लायबल टू पे दिस एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि माइनर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा, माइनर के जो शेयर है प्रॉफिट्स में या माइनर के जो प्रॉपर्टी में शेयर है उससे वसूली हो सकती है। तो यही इसलिए उन्होंने कहा 33 में कि माइनर शेयर इज लायबल। देखिए जो लाइन फ्रेज है ये, माइनर्स शेयर इज लायबल, समझे आप? तो माइनर का जो हिस्सा है उसकी लायबिलिटी है। तो टू दैट एक्सटेंट माइनर इज लायबल, यू कैन से माइनर का जो शेयर इन प्रॉपर्टी है दैट विल ओन द लायबिलिटी, वहां से लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है बस वो। एंड सेकेंडली बहुत क्लैरिफिकेशन के लिए कह दिया उन्होंने अलग कि माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। ठीक, तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी और उसका शेयर लायबल होगा। और ये आप जानते हैं किसके लिए होता है? फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। इसको हम लोग डिफाइन कर चुके पहले सेक्शन 2A में। ठीक है, लायबिलिटी इज ऑलवेज फॉर व्हाट? एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली ये डिफरेंस है और यहां से क्वेश्चन आएगा, यू सी दिस रिगार्डिंग द लायबिलिटी फॉर ऑल द एक्ट्स में क्या है? पार्टनर हो गया, उधर हो गया माइनर। in this case you will see jointly and severally liable, liability is unlimited and can extend to his personal property. But in case of minor, this is he is not personally liable, and this is the difference in the liability. So you will see there is difference in liability of a partner, there is difference vis-a-vis the rights of the partners. कहां पर सेम है? ए पार्टनर विल गेट द शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स एज पर एग्रीमेंट, ए माइनर विल गेट द शेयर इन प्रॉफिट्स एंड इन प्रॉपर्टी एज पर एग्रीमेंट। यहां पर दोनों पार्टनर्स और माइनर बराबर हो गए, तो उनको शेयर प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए तो प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो दोनों को एज पर एग्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन बाकी की जो राइट्स में कहां कमी है? राइट्स में कहां मार खा जाता है माइनर? कि उसको जो राइट मिल रहा है केवल अकाउंट्स का मिलेगा, तो वहां पर उसके राइट्स एक पार्टनर से कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे लायबिलिटी की बात आती है, लायबिलिटी हैवीली टिल्टेड किसके अगेंस्ट है? पार्टनर के केस में पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, दैट कैन एक्सटेंड टू हिज प्रॉपर्टी एज पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे देखिए, सपोज कीजिए सपोज कीजिए ये ए बी सी एंड डी, these are four partners and they are dealing with some third party TP. These all partners have agreed under 30 clause 1 to admit a minor for benefits of the partnership. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो दिस इज ए पार्टनरशिप, ए बी सी डी एक पार्टनरशिप है। इन लोगों ने 30 क्लॉज 1 में एक माइनर को उसके लिए बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर लिया। क्या शेयर दिया गया इसको? 10%। 10% शेयर दिया गया इसको। अब थर्ड पार्टी ने गेव लोन ऑफ 10 लाख टू दिस फर्म, 10 लाख का लोन दिया। जब नहीं हुआ देन ही फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड ही चूज ओनली वन ऑफ देम, एक को चूज किया इसने। सो सूट क्या होगा यहां पर? अब ये सूट विल बी लाइक दिस, थर्ड पार्टी वर्सेस ए। यू गॉट इट और नॉट? थर्ड पार्टी वर्सेस ए, ये सूट हुआ। हु इज ए वॉज वन ऑफ 4 माइनर्स। कितने माइनर्स? सॉरी माइनर नहीं, 1 ऑफ 4 पार्टनर्स। मुझे लगता है कि अगर खांसी की दवाई खाते हैं तो कुछ दिक्कत होती है बोलने में। पार्टनर्स, सिरप वगैरह पीने से, मैंने खांसी का सिरप पिया हुआ है। समझते हैं आप लोग कब पीते हैं खाने ये सब? कुछ लोग
कैसे पीते हैं। चलिए आप इस टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं है। तो थर्ड पार्टी ने सू किया है इसको, ए को। ए कौन है? ये 4 पार्टनर्स थे, बी सी डी भी थे, इनको नहीं किया, केवल एक को किया है। कितने पैसे की रिकवरी करनी है? 10 लाख की रिकवरी करनी है। तो इन्होंने कहा भाई साहब मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से ले लीजिए पार्टनरशिप फर्म में। कह रहे पार्टनरशिप फर्म में रखा ही क्या है, मुझे उनसे मतलब नहीं है। अब 10 लाख की रिकवरी की डिक्री पास हो गई ए के विरुद्ध कि नाउ ए इज लायबल, कोर्ट डिक्रीड दैट ए शुड पे 10 लाख टू थर्ड पार्टी। अब ए की पार्टनर था, उसका बेचारे का शेयर कितना था? 1/4 होना चाहिए था, 2.5 लाख रुपए होना चाहिए था। 2.5 लाख रुपए का शेयर होना चाहिए था लोन का, लेकिन उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 10 लाख रुपए। अब इस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए भाई साहब की जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के यहां पर ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी हो सकती है। जो लोन था वो किसका था? पार्टनरशिप फर्म का था। कितने लोग थे? 4 लोग थे, 5वां माइनर था। उन सबकी जॉइंट लायबिलिटी बनती थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया? केवल मुझे सू किया। मेरे खिलाफ कोर्ट ने क्या किया? डिक्री पास की। एग्जीक्यूशन में क्या हुआ? मेरे घर को भी अटैच कुर्क करने लग गए वो। तो इसे कहते हैं पर्सनल लायबिलिटी। ये हुआ, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो गई? कि लिमिटेड होनी चाहिए थी 25%, मेरे जितना मेरा हिस्सा है उसमें, लेकिन मेरी लायबिलिटी पूरी की पूरी 10 लाख की लायबिलिटी मुझ पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि माई लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू माई शेयर। गॉट इट? इट इज अनलिमिटेड and it can extend to my property as well. It means recovery can be made from my personal property. तो जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है उससे आगे जाकर के मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये बात समझ में आई नहीं आई कि पर्सनल प्रॉपर्टी में अनलिमिटेड लायबिलिटी और मे एक्सटेंड टू पर्सनल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? जल्दी बताइए। ये हुआ पार्टनर के बारे में। कम ऑन फास्ट। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम लोग। अब ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? थर्ड पार्टी चूज्ड टू सू माइनर। अब ये हुआ, थर्ड पार्टी ने इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग दैट लायबिलिटी फ्रॉम ए बी सी डी ही चूज दिस माइनर। अब इसकी लायबिलिटी कितनी है? इसकी अपनी करोड़ों की संपत्ति है। तो यही सोच के थर्ड पार्टी ने सोचा कि ये मोटी पार्टी का बच्चा है, इसी से एक बार में पैसे निकल जाएंगे। ठीक, लेकिन नहीं, ये कहेगा कि मेरा जो शेयर था वो केवल 1 लाख की उसमें था, 1 लाख था, 10% तक का बस। तो यू कैन रिकवर दैट 1 लाख फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में जो मेरा शेयर है वहां से घटा लीजिए बस मेरा शेयर, उस टू दैट एक्सटेंट आई एम लेवल। और मेरी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी तरफ तो आंख, मतलब कहते हैं ना आंख मत दिखाना, आंख मत खोल देना उस तरफ वाली बात समझ लीजिए कि उस तरफ देख ही मत लेना, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को देख ही मत लेना। तो ये डिफरेंस है कि ही इज नॉट पर्सनली लायबल। उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी लायबिलिटी टूवर्ड्स द फर्म लोन्स या लायबिलिटीज नहीं है उसमें वो। तो एक पार्टनर की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, लेकिन माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी होगी। तो मैं 2 बातें रिपीटेडली कह रहा हूं आपको, दोबारा देखो इस बात को कि सौरभ बहुत समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी होगी ही नहीं। देखो ये लायबिलिटी है, देयर इज लायबिलिटी लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर्स शेयर इज लायबल। ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में मैं बना दूं आपके लिए कि आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा या कौन से सही है? नंबर 1,
देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ माइनर एट ऑल इन पार्टनरशिप। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लायबिलिटी तो है लेकिन वो लिमिटेड टू हिज शेयर है ओनली। ही इज नॉट पर्सनली लायबल एज इन केस ऑफ ए पार्टनर। जैसे पार्टनर पर्सनली लायबल हो सकता है, माइनर वैसा नहीं है बस वो। तो आई बिलीव कि अब आपके दिमाग में अंदर तक घुस गया और बैठ जाना चाहिए अभी। अब माइनर जो है, मान लीजिए सौरभ बोस, क्यूट सा बच्चा था, है ना, माइनर। ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 1। ठीक, ही गॉट राइट्स अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2, राइट टू शेयर प्रॉपर्टी एंड राइट टू एक्सेस। अब भाई साहब ने कहा कि मुझे सब अकाउंट्स दिखाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, ऑल द फर्म्स डॉक्यूमेंट्स। तो पार्टनर ने कहा भाई अपनी औकात में रहो, तुम वही माइनर हो, करेंगा आई विल सू यू, मैं आपको सू करूंगा। सो नाउ यहां पर जो सौरभ बॉस हैं भाई साहब, वो एग्रेसिव हो गए हैं। वो क्या थे, ये माइनर थे। क्या पिद्दी का शेर हुआ, मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं वाली बात हो गई। हम माइनर्स हैं, हमने कहा ठीक है बेटा पढ़ते रहना, 10% 20% प्रॉफिट तुम्हें देते रहेंगे। लेकिन भाई साहब को संतुष्टि नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आता है यहां पर कि क्या ही है, वेदर ही हैज ए पावर, वेदर ही इज अ राइट टू सू दी पार्टनर्स और नॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या लिमिटेशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके राइट पर, और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। और मेंस का तो लॉ पॉइंट ये है ही है, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे मेंस के आंसर में आपको एक के बाद एक लीगल पॉइंट को डिस्कस करना होगा। तो दिस इज द नेक्स्ट इन सीरीज, यू रीड इट 30 clause 4। what it says, such minor समझते हैं ना, such minor means minor admitted to the benefits may not sue the partners P for prelims for an account or payment of his share of the property or profits of the firm। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कुछ ऐसा हुआ, सौरभ बोस को बुलाया गया पार्टनर से। मान लीजिए मैं भी उनमें से एक पार्टनर हूँ। हाँ सौरभ आओ बेटा, आओ बैठो बैठो, ठीक है जी। बेटा हम लोग ये सोच रहे हैं तुम इतना मेहनत से पढ़ाई करो, तुम अमेरिका जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, हम तुम्हें अपनी जितनी फर्म है, जितनी भी विधि की इनकम होगी उसका 10% तुम्हारे उसमें डालते रहेंगे। सौरभ बड़ा खुश, क्योंकि उससे आधा अधूरा 30 पढ़ रखा था कि मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, आई कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। सो ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। अब 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, दिन महीने साल गुजरते चले गए, भाई साहब के अकाउंट में एक पैसा नहीं गया। भाई साहब सौरभ बॉस यहाँ पर आ गए, विधि में आ गए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में आ गए कि मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे बस तुम खुश हो गए, उस दिन बात खत्म हुई। कह रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे बात कर रहे, अब ये एग्रीमेंट है आपका मेरा, यू विल हैव टू गिव माई शेयर्स, हम नहीं देंगे आपका शेयर, कि मैं आपको सू कर दूंगा। फिर तो तुम कर नहीं सकते हो, 30 clause 4 पढ़ो, you cannot sue us। such minor may not sue the partners for what, you cannot sue for accounts, you cannot sue for the payment of share, you cannot sue for the profits of the firm। आप अकाउंट, आपको हम अकाउंट नहीं दिखाएंगे, यू कैन नॉट सू। आपको हम प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देंगे, यू कैन नॉट सू अस। आपको हम प्रॉफिट्स में शेयर नहीं देंगे, यू कैन नॉट सू। नाउ सौरभ बॉस इज फ्रस्ट्रेटेड, neither you are giving my share in property or the profits and neither I can sue you। ना मैं आपको सू कर पा रहा हूं, ना ही मेरे राइट्स मिल रहे हैं। तब क्या होगा, तो वेदर ही हैज नो राइट टू सू, ये हुआ अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ। पूर्ण सत्य को जानने के लिए आपको पढ़ना चाहिए नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लीज रीड दिस नाउ। सेव when severing his connection with the firm, yes he can sue, no doubt Saurabh Bose can sue, but सू तभी कर पाओगे प्रिय जब आप इस फर्म के साथ संबंध तोड़ोगे। सू करोगे तो तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। अब माइनर को यहां चूज करना होगा वैसे कि अगर आपको सू करना है अपने शेयर के लिए, नो डाउट यू विल गेट योर शेयर, कोर्ट विल गिव यू द रिलीफ इन दैट केस,
बट जो सू करोगे दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ फर्दर सेवरिंग द रिलेशनशिप, आगे रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जो आप देख चुके हैं, ये म्यूचुअल एजेंसी में बिजनेस चलता है, म्यूचुअल ट्रस्ट में चलता है, गुड फेथ में बिजनेस चलता है, जहां पर वो एक्रीमनी आ चुकी, you have come to a point you want to sue us for accounts, you want to sue us for profits, then you will have to choose that you sue, but at the cost of severing the relationship with the firm, connection खत्म करना पड़ेगा आपको फर्म के साथ, तभी आप इशू कर सकते हो। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, कम ऑन। सो बेसिकली यू विल सी 30 clause 4 restricts his right to sue the partners। 30 clause 4, ये लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरीके से, दिस लाइन कैन बी द क्वेश्चन, लाइन ऑफ योर क्वेश्चन। 30 clause for ये जो 4 की लाइन है जो मैं समझा रहा हूँ, जो बोर्ड में है आपके सामने, ये आपके प्रीलिम्स में एक लाइन हो सकती है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। 30 clause 4 रेस्ट्रिक्ट्स हिज राइट टू सू द पार्टनर्स। तो किस राइट की बात कर रहे हैं हम? राइट टू सू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को सू करने के अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित करता है, एबॉलिश नहीं करता है, उसमें अंतर है। रेस्ट्रिक्शन मींस है लेकिन लिमिटेड राइट है, एक है कि जीरो राइट होना, तो जीरो राइट नहीं है लेकिन उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। किसके लिए सू करना चाह रहे थे हम? 3 बातें, अकाउंट, पेमेंट ऑफ शेयर, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, तीनों बातों के लिए आप सू कर सकते हैं, लेकिन राइट आपका लिमिटेड ही रहेगा। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग ये रिमेनिंग पार्ट पढ़ लेते हैं, जो मेन बात थी वो आप समझ चुके हैं। एंड इन सच केस इट मींस व्हेन ही सू, अगर मैं सू कर दिया, अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल। ये सब छोड़ दीजिए, उसका शेयर की वैल्यूएशन निकाली जाएगी। आगे जो काम की बात आएगी, प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, provided that all the partners or any partner who is this entitled to dissolve the firm may elect in such suit to dissolve the firm। इसी सूट में ये सूट कौन सा था? दिस सूट वॉज फाइल्ड बाय द माइनर। माइनर ने फाइल किया था। क्यों किया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स, ही वॉन्टेड हिज शेयर। तो हिज ग्रीवेंस वॉज अगेंस्ट अस। सौरभ बॉस ने सो किया। क्यों किया? क्योंकि ही हैज ग्रीवेंस अगेंस्ट मी एज ए पार्टनर्स, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, कि आप मुझे अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं, आप मुझे मेरे शेयर नहीं दे रहे हैं। तो ये सूट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए नहीं था, ये सूट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए नहीं था। बट एज पर दिस प्रोविजो व्हाट कैन हैपन, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इफ ऑल द पार्टनर्स, ये तो सभी पार्टनर चाहें तो, they may elect in such suit to dissolve the firm। उसी सिंगल सूट में वो एक चॉइस, एक एड ऑन कर सकते हैं कि दिस फर्म शुड बी डिसॉल्व्ड नाउ। they have right to apply for the dissolution of the firm in that suit itself। there is no need to file a separate suit for this purpose। ये हुआ all the partners acting together। दूसरी सिचुएशन क्या है? any partner who is entitled to dissolve the firm upon the notice to other। कोई भी पार्टनर जिसको ये अधिकार है कि वो भी अप्लाई डिसोल्व करने के लिए एंटाइटल्ड है नोटिस पर, तो वो भी इलेक्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि दिस फर्म शुड बी डिसॉल्व। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, प्रीलिम्स में पूछेंगे, मेंस में आप इसको ओवरलुक कर सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत एक अलग एक सेगमेंट निकल गया अलग से, प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की जरूरत है। मेंस वाला जो अगर मेंस का क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द माइनर, उसमें सिर्फ वहीं तक बात खत्म हो जाएगी कि ही कैन सू एट द रिस्क ऑफ सेवरिंग द कनेक्शन, वो केवल वहीं तक बात है। माइनर की बात तो वहां पे खत्म हो गई। यहां तो बात आ गई राइट्स ऑफ द ऑल द पार्टनर्स और ए सिंगल पार्टनर टू इलेक्ट फॉर द डिसोल्यूशन। तो वो पॉसिबल है। क्वेश्चन कहां से आएगा कि क्या उसी सूट में पॉसिबल है या नहीं? सेम सूट कौन सा है? इट वाज सूट फॉर अकाउंट और शेयर इन प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी फाइल्ड बाय द माइनर। माइनर ने सूट फाइल किया था, आपने क्या घुसा दिया उसके अंदर कि डिसॉल्व करो उसको, बस आप ठीक है, बात ही खत्म करो। ठीक,
तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। तो आई बिलीव कि इस टेक्निकल पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक। and if they applies and thereupon the court shall proceed with the suit as one for dissolution and for settling accounts between the partners. Now how the court will proceed? Court will proceed with the suit कैसे? As one for dissolution and for settling the accounts between them. Now this suit will be treated as what? Suit for accounts as well as suit for dissolution. और अभी यहीं ध्यान रखना, यहीं से आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री का कॉन्सेप्ट बन जाता है यहीं पर ही। दिस इज अ सिचुएशन वेयर देयर कैन बी ए प्रिलिमिनरी डिक्री एंड देयर कैन बी फाइनल डिक्री एज वेल। एक डिक्री किस लिए हो गई? फॉर सेटलिंग ऑफ द अकाउंट्स हो गई। एक बार उसका फाइनल डिग्री कौन सी होगी? सूट डिस्पोज करते हुए कि डिसोल्यूशन है तो फर्म भी होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में अलग अलग दो अलग अलग रिलीफ बात चल रही है। पहले है सेटलिंग ऑफ द अकाउंट्स, उसके लिए अलग से डिग्री पास हो सकती है, और एक होगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसकी डिग्री अलग से पास होगी। जो डिग्री की डेफिनेशन आप सीपीसी में पढ़ते हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, वहां से आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं समझदारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेंस में लिखने की जरूरत नहीं है वो सब। And the amount of the share of the minor shall be determined along with the shares of the partners. चलिए ऑन डिमांड प्रोविजन समझना है, मैं दोबारा समझाता हूं उसको। दिस वाज ए सिचुएशन, बोर्ड पे जाइए आप, बोर्ड को देखिए आप। दिस वाज ए सिचुएशन दैट देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म ए बी प्लस सी, दे हैव admitted a minor for the benefits under section 30 clause 1. Got it? This is the factual position, and now this minor brings a suit versus A, B, C. In case, and this suit is for what? He is demanding his accounts. He is demanding his share. एक यह है कि मुझे मेरे शेयर चाहिए, मुझे मेरा अकाउंट चाहिए, बस। माइनर का सूट है ये। कौन सूट कराया है? आस्था मैडम माइनर लेकर आया है। क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है वो? कि प्लीज सेटल माय अकाउंट्स। कोर्ट में प्रेयर की है कि आई वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म एज पर सेक्शन 30 क्लॉज 1 बाय ऑल द पार्टनर्स। आई वाज एंटाइटल्ड टू 10% और सच अमाउंट ऑफ द शेयर। नाउ आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय राइट्स। मेरे अधिकारों से मुझे वंचित रखा जा रहा है। जो मेरा शेयर प्रॉफिट्स में होना चाहिए था, जो मेरा शेयर प्रॉपर्टी में होना चाहिए था, वो मुझे नहीं दिया गया है, और मुझे अकाउंट नहीं शो किए जा रहे हैं। आई एम बीइंग डिनाइड एक्सेस टू द अकाउंट्स। मेरी अकाउंट्स तक एक्सेस हो ही नहीं पा रही है, ऑन डिमांड मुझे दे नहीं रहे हैं ये। तो नाउ कोर्ट, ये भाई साहब कहाँ पहुंच चुके हैं? ही हैज अप्रोच द कोर्ट। नाउ क्या है यहाँ पर? खतरा इन्होंने ले लिया है, सेव व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, कि आई एम सेवरिंग माय कनेक्शंस फ्रॉम द फर्म एज वेल। सो नाउ दिस सूट इज गोइंग ऑन। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोर्ट विल डिसाइड एंड ग्रांट द रिलीफ टू द माइनर। माइनर को उसका रिलीफ दे दिया जाए जो वो चाह रहा है, कि ठीक है, ब्रिंग द अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड एंड शो टू हिम, गिव हिज शेयर। ये तो होगी, बात खत्म हो गई। एक सेकंड सिचुएशन ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर सभी पार्टनर्स ऐसा चाहें, all the partners acting together may elect in such suit to dissolve the firm. ये एक पॉसिबिलिटी है कि वन रिलीफ वॉज क्लेम्ड बाय द माइनर, तो एलो उसी सूट में ए बी सी में इलेक्ट टू डिसॉल्व द फर्म, कि सूट इस फर्म को ही डिसॉल्व कर दिया जाए। तो पहली बात यह है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर मे इलेक्ट इन द सूट टू डिसॉल्व द फर्म। आगे बढ़ते हैं। दीज पार्टनर्स इलेक्टेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने मान लिया। नाउ उन्होंने अपनी प्रेयर कोर्ट के सामने रख दी
कि दिस फर्म शुड बी डिसॉल्व नाउ, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, thereupon it means after election court shall proceed with the suit, कोर्ट उस सूट को टेकअप इस तरीके से करेगी एज वन फॉर द डिजोल्यूशन, नंबर वन कि दिस इज ए सूट फॉर डिजोल्यूशन, नंबर टू दिस इज ए सूट फॉर द सेटलिंग ऑफ द अकाउंट्स। जो नेचर ऑफ द सूट है वो ये होगी इसकी अब कि दिस विल बी द नेचर ऑफ द सूट, दिस सूट विल बी फॉर द वन फॉर द डिजोल्यूशन एंड सेकंड फॉर द सेटलिंग अकाउंट्स। सेटलिंग अकाउंट्स का मतलब है कि हमारे अपने शेयर का डिवीजन हो जाए प्रॉपर, कितना लेन देन है, जितना सब कुछ सेटल हो जाए, सेटलिंग ऑफ द अकाउंट्स। एंड तो नाउ द नेचर ऑफ द सूट इनिशियली क्या थी, इट वाज द, मैं लिखता हूं देखिए इसमें, इससे शायद ज्यादा कंपेयर कर पाए आप। इट वाज सूट ऑफ माइनर फॉर accounts and share. This was the initial suit for minor, ठीक, minor for accounts and share. This was the initial nature of the suit filed by the minor. Now it shall proceed as if suit for the dissolution and this. So you can see the difference between these two. Initially it was a suit, initially it was a suit by the minor for accounts and share in profits, etc. Now after the election of the partners to dissolve it, it shall be proceeded as if this suit is for the dissolution and the settling of the accounts, and the amount of the share of the minor के शेयर का जो अमाउंट होगा that shall be determined along with the shares of the partners. तो शेयर ऑफ द पार्टनर क्या होगा, शेयर ऑफ माइनर क्या होगा, वो उसमें डिसाइड हो जाएगा फिर वो उन दोनों के ही शेयर्स का कि what shall be the share of minor, what shall be the shares of the partners, that shall be determined in that suit. सही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स उसको डिसॉल्व नहीं भी करना चाहें, तो ये नहीं कि डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई करना ही होगा। दिस इज ए पॉसिबिलिटी, दिस इज ए पॉसिबिलिटी, दे कैन इलेक्ट फॉर दिस। इसीलिए तो कुछ शब्द क्या है, अब मैं दोबारा इस पर आऊंगा, इसको दोबारा पढ़िए इस लाइन को। पार्टनर्स मे इलेक्ट, इट मीन्स व्हाट, they may not elect as well. So don't get confused, ये दिमाग में मत रख लेना, भ्रम मत पा लेना कि इलेक्शन करना वो उनका चुनाव है, वो चूज भी कर सकते हैं उसको डिसॉल्व करने का या वो नहीं भी कर सकते हैं। तो दिस इज ए राइट विद देम, देयर इज ए पॉसिबिलिटी विद देम, ऑल द पार्टनर्स दे मे इलेक्ट टू डिसॉल्व द फर्म इन दैट सूट इटसेल्फ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समझने के लिए, डोंट ओवरलुक दिस एनीबडी। एंड नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, कौन कौन इलेक्ट कर सकते हैं इसको समझना था आपको। ऑल दी पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर मे इलेक्ट, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि एनी पार्टनर, हु इज दिस पार्टनर, who is entitled to dissolve the firm, who is entitled to dissolve the firm upon notice to other partners. if there is something like that कि any of the partner जिसको right है कि वो उसको फर्म को डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि कौन इलेक्ट करेगा डिसॉल्व। ये जो इलेक्शन है, देखिए इस बोर्ड पे देखना सही रहेगा, इलेक्ट, इसको ऐसे समझिए, मे इलेक्ट टू डिसॉल्व द फर्म। ये जो इलेक्शन है कौन कौन कर सकते हैं, नंबर वन, इट कैन बी डन बाय द ऑल द पार्टनर्स, एंड सेकेंडली इट कैन बी डन बाय एनी पार्टनर एज वेल, किसी एक पार्टनर के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। और ये कौन सा पार्टनर होगा,
he is the partner who is entitled to dissolve the firm upon the notice to other। जैसे जैसे उसमें पार्टनरशिप एट विल में होता है, आप नोटिस दे करके उसको डिसॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा कोई भी पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर भी अप्लाई कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसके पास ये अधिकार है कि सिंगल पार्टनर भी डिसॉल्व के लिए अप्लाई कर सकता है बाय नोटिस। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म ऐसी है, उसमें एग्रीमेंट ये हुआ आपके और मेरे बीच में कि हम में से कोई भी पार्टनर एक दूसरे को नोटिस दे करके इस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। So now I am entitled to dissolve the firm by notice. So if I am such partner, I also can apply to elect। आप सब लोग नहीं चाह रहे हैं, देखिए क्या, इसको टेक्निकली थोड़ा सा इसको दोबारा से समझिए। ए बी सी प्लस माइनर, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म थी। These are the partners A, B, C and M is a minor. Now M brought a suit M versus A, B, C. Got it? Out of these three, only C want that this firm should be dissolved. सभी पार्टनर्स नहीं चाह रहे हैं, केवल एक पार्टनर कह रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत गंद मच गया इसमें, ये भी सूट ला रहा है, वैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, इसे डिसॉल्व करो बस। और ए और बी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम डिसॉल्व नहीं करने के मूड में नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर अलोन पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर भी क्या डिसॉल्व के लिए यहां पर अप्लाई कर सकता है? तो आंसर इज यस, लेकिन कब, वो आपको समझना है, जो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही कैन डू सो इफ दिस इज सो, if he is entitled to dissolve the firm upon the notice to the firm। यदि उसको यह अधिकार है, पहले से यह अधिकार था कि he could dissolve the firm by the notice, then he can also apply in that suit filed by the minor to dissolve the firm। तभी कर सकता है, अदरवाइज उसको अगर ये राइट नहीं है, ये फर्म को डिसॉल्व कराने का राइट नहीं है उसके पास इस तरीके से, तब वो इस सूट में नहीं कर सकता। बाकी डिसोल्यूशन द फर्म जो अदर जो मोड है वो अलग बात है, लेकिन जो माइनर के सूट में खिचड़ी नहीं पका सकता अपनी, वो उसके लिए अपनी कार्रवाई उसको अलग करनी पड़ेगी। इस सूट में डिसॉल्व करने के लिए वो तभी आएगा जब उसके पास एक नोटिस के द्वारा भी एक फर्म को डिसॉल्व करने का अधिकार होगा। तो ठीक है, मैं तो नोटिस के द्वारा डिसॉल्व कर देता, अब ये सूट फाइल हो गया है, मैं जज साहब से कहता हूं जनाब मेरी प्रेयर है इसको डिसॉल्व कर दो आप। सो ऑल पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पार्टनर जिसको कि नोटिस के द्वारा उस फर्म को डिसॉल्व करने का अधिकार हो, वो भी डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये टेक्निकलिटी थी इस प्रोविजन में। ये थी द पोजीशन ऑफ द माइनर ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब अगर वो मेजर हो जाएगा, ठीक है, उसको बड़ा भी करते हैं, सौरभ उसको बड़ा कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या रहेगी? क्या वो पार्टनर हो जाएगा, ऑटोमेटिक पार्टनर हो जाएगा, या उसको कोई नोटिस देना पड़ेगा उसके लिए? फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज़ और राइट्स में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी? उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको 30 क्लॉज 5, 6, 7, 8 में मिलेगा, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ आपका आज आधा पार्ट कवर हो गया, आधा पार्ट आपका कल की क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक मेन सा क्वेश्चन ये भी कवर हो जाएगा। हर बात को पढ़ करके ढंग से समझ करके याद करने की कोशिश करना। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो क्या माइनर को रिलीफ मिलेगा? माइनर को रिलीफ तो तब भी मिलेगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तब भी मिलेगा, और अगर डिसॉल्व हो रही है तब भी। क्यों, ये देखिए, एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ माइनर, माइनर का जो शेयर है ना, दैट शैल बी डिटरमिन्ड, उसका भी डिटरमिन होगा अलोंग विद द शेयर ऑफ द पार्टनर्स। तो माइनर का शेयर है और जो अदर पार्टनर्स का शेयर है, इन दोनों ही के ही शेयर का निर्धारण साथ साथ होगा कि पार्टनर्स का कितना शेयर बनता था, एक माइनर का कितना शेयर बनता था, उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी। इसी को कहते हैं, देखिए आप इसको दोबारा पढ़िए, ये सूट क्या हो गया था, दिस सूट वाज फॉर द सेटलिंग फॉर द अकाउंट्स। अकाउंट सेटलिंग का मतलब ये है
कि आप अकाउंट्स का पूरा खर्चा पानी देख करके फिर सबके शेयर को डिटरमाइन कीजिए, किसका कितना शेयर बनता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो अब उसको एज पर शेयर डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद में इसको डिसॉल्व कर दीजिए। तो माइनर का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसको लीगली राइट बनता है तब। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की वजह से ऐसा नहीं कि माइनर का राइट खत्म हो जाएगा। ये लॉजिक की बात भी है कि अगर इस तरीके से राइट खत्म हो जाए तो हर एक व्यक्ति माइनर के राइट को रोकने के लिए क्या कि फर्म डिसॉल्व कर दो। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो माइनर को कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। कोर्ट विल डिसाइड द माइनर शेयर, कोर्ट विल डिसाइड द शेयर ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल इन दैट सूट। ठीक है, विद दीज वर्ड्स बाय बाय। तो आई होप यू लाइक द क्लास। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल अकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।